नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी संसद के सत्र चलते हैं तो रोचक किस्से सामने आते हैं और जब बात अविश्वास प्रस्ताव की हो तो फिर तो कहने ही क्या। इस बार भी 3 दिनों के अंदर जितने भी पक्ष और प्रतिपक्ष से लोग बोले तो एक से एक बढ़कर किस्से सामने आए। सबकी नजर इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव में केवल 2 लोगों के ऊपर थी कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं और उस पर नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं। विपक्ष का कहना था कि मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टेटमेंट दिलवाना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को संसद में लाया और वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे। एक एक करके लोग बोले और जब आखिरी दिन यानी कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने एक एक करके शुरू से लेकर आखिरी तक 3 दिनों के पूरे पोल किस्सों को अपने भाषण में समाहित किया। जो ये बात कही जा रही थी कि ये भाषण जितना भी होगा वो 2024 के आम चुनावों को लेकर फोकस होगा और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन एक और बात खास है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही जिद्दी हैं। पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा मणिपुर मणिपुर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 100 मिनट तक एक भी शब्द मणिपुर के ऊपर नहीं बोला। शुरू में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के ऊपर खूब तंज कसे और कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये तो भला हो स्पीकर का जो उन्होंने समय निबटने के बाद भी उन्हें बोलने का समय दिया। जब अधीर रंजन चौधरी बोले तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना नीरव मोदी से कर दी। इसके ऊपर जबरदस्त हंगामा हुआ और इसी पर उनकी लोकसभा की सदस्यता भी निलंबित हो गई। इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे जोक्स भी छोड़े। इसमें उन्होंने कहा कि सारी फील्डिंग विपक्ष ने की अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन सेंचुरी हमारे लोगों ने बनाई। और तो मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपने 9 सालों के कार्यकाल गिना दिए, उन्होंने सारे बिल बताए कि वो कौन कौन से बिल हैं जो इस राज्यसभा में पेश हुए, लोकसभा में पेश हुए। इसमें उन्होंने कई बिल का जिक्र किया, जैसे कि डिजिटल डाटा सेफ्टी बिल था, आदिवासियों से संबंधित बिल्स थे। बहुत सारे बिलों का उन्होंने जिक्र किया और विपक्ष को घेरते हुए कहा कि उन्हें जनता की चिंता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों का आह्वान करते हुए ये तक कह दिया कि अगर वो उन्हें तीसरे टर्म में आने की अनुमति देंगे तो वो भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। तो इस तरह की बातें हुई। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की हिस्ट्री, बायोग्राफी, ज्योग्राफी सब खंगाल डाली और उसकी जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्थापित करने वाले कौन थे? अंग्रेज A.O. ह्यूम थे। और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट जल रहा है उसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नीतियां हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अब 50 से भी ज्यादा सालों से सत्ता कितने राज्यों में बाहर है। उसमें तमिलनाडु का जिक्र किया, केरल का जिक्र किया, ओडिशा का जिक्र किया। लगभग सभी राज्यों का डेटा उंगलियों पर लेकर आए थे कि कितने सालों से कांग्रेस बाहर बैठी है। पूरे 2 घंटे बोलते रहे, लेकिन पूरे 2 घंटे में उन्होंने जब तक कि 100 मिनट पूरे नहीं हुए और सदन से राहुल गांधी और विपक्ष के बहुत सारे लोग वॉकआउट नहीं कर गए, तब तक उन्होंने मणिपुर पर एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन जब वो मणिपुर पर बोले तो उन्होंने कहा मणिपुर में शांति का सूरज एक बार फिर से उगेगा। उन्होंने मणिपुर के लोगों से कहा कि मैं मणिपुर की माताओं और बेटियों को आश्वासन देता हूं कि सदन और देश उनके साथ है। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश
आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर के अंदर जो विकास काम किए वो सब भी गिना डाले और इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर कर जमकर तंज कसे। उन्होंने यहाँ तक कहा, जो लोग गमले में मूली नहीं उगा सकते वो खेत देखकर तो हैरान होते ही हैं। इशारा जाहिर है साफ तौर पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ था और उनके खेत खलिहानों में विजिट की तरफ था। तो कुल मिलाकर इस पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षा और मंशा भी नजर आ गई कि वो तीसरे टर्म में भाजपा की सरकार लाने के लिए जनता से मांग कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष को पहले ही पता था कि उनके अविश्वास मत का क्या हाल होना है, वो जाहिर है गिर जाना है, तो इसीलिए उन्होंने 100वें मिनट में ही सदन से वॉकआउट कर लिया। हालांकि फिर भी वो अपनी बात को रख पाए, उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जब अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन स्मृति ईरानी बोल रही थी, तब उन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पर निर्भया केस का जिक्र किया और उन्होंने कहा था कि किस तरह निर्भया के हत्यारे को तत्कालीन सरकार ने 10,000 रुपए और सिलाई मशीन और 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। तो इस तरह से उन्होंने इस बात के लिए तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन एक सच और भी है, जब हमेशा सत्ता बोलती है तो ऐसा नहीं कि केवल वो प्योर सच बोल रही होती है। ये सच है लेकिन आधा सच। वो इस तरह कि जब भी जुवेनाइल का ये कानून है कि अगर कोई भी नाबालिग जेल से रिहा होगा तो सरकार उसे पुनर्स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देगी, ऐसा हमारे कानून में लिखा है। तो ये बात उस वक्त कानून के पालन के कारण हुई। लेकिन इस फैक्ट को सत्ता पक्ष ने किस तरह यूज किया, ये एक देखने वाली बात है। तो इसी तरह जब भी आप कोई भी केस देखें, जिस पर कोई भी स्टेटमेंट देखें, कोई नेता अगर किसी दूसरे नेता पर इल्जाम लगा रहा है, तो आप एक बार फैक्ट को जरूर वेरीफाई कर लें कि आखिर उसके पीछे आधा सच है या पूरा सच। इसी तरह जब मणिपुर पर बीजेपी को घेरा जा रहा था तो इसके पीछे एक और सच था, वो था बीते 50 सालों का शासन। अगर मान लीजिए बीते 50 सालों में लगातार नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हुआ होता तो आज वहां पर हालात इस तरह के नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, मणिपुर हिंसा पे इस तरह हल्ला किया जा रहा है जैसे कि ये आज ही की बात हो, जबकि नॉर्थ ईस्ट की समस्या की जननी कांग्रेस है। तो इस तरह अगर आप भी किसी भी स्टेटमेंट को देखें तो आगे और पीछे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जरूर देख लीजिएगा। और क्योंकि सदन में पूरी चर्चा जो हो रही थी केवल जनता जनार्दन के लिए हो रही थी, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, आपको अब निर्णय करना है कि आपको आखिर किस तरह की सरकार चाहिए या कौन से पक्ष की सरकार चाहिए। तो जब आप आगे वोट करने जाएंगे, ये अविश्वास प्रस्ताव भी केवल शायद इसी सब के इर्द गिर्द घूमा था, तो जब आप वोट करने जाएं तो इन सब फैक्ट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।